दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से बात करते हैं मौत के नंगे नाच पर। और उस मौत के नंगे नाच का असली दोषी कौन है और दोषी को सजा देने की बजाय सरकार अपने हथकंडों और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कंपनी मालिकों को बचाना चाहती है, असली मुलजिम को बचाना चाहती है और दूसरों की बलि चढ़ाना चाहती है। हम बात करते हैं छिंदवाड़ा में हुए बच्चों की मौत पर। बच्चों की मौत की संख्या 22 से 24 तक पहुंच गई है। वहीं बच्चों की मौत की संवेदना को ना देखते हुए राजनीतिक नेताओं ने इस पर राजनीति शुरू कर दी है। हम पूरी बात आपको बताएंगे, एक एक बिंदु पर बिंदुवार आपसे चर्चा करेंगे, फिर पहले कुछ खास चर्चा करेंगे। चर्चा ये क्यों करेंगे? क्योंकि ये बच्चों की संवेदना और बच्चों के मौत की बात है। 22 बच्चे नहीं मरे, 22 परिवारों के अंदर दर्द का सैलाब टूट रहा है। और जहां जहां अभी ये सिरप होगा वहां वहां कितनी मौतें हो गई होंगी इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद ही राजनीतिक तबकों में एक सरगर्मी है। उस सरगर्मी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक पत्रकारों ने पूछा कि कल क्या हुआ, उस पर क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि कल जो हो गया उसकी छोड़ो, आगे की बात करो। मतलब बच्चों की मौत की संवेदना में राजनीति का चोला शर्म और बेशर्मी की सारी हदें पार करता है और मध्य प्रदेश की जनता इसको सह रही है। हम ऐसा यूं कह रहे हैं कि अगर यही उनके स्वजातीय और किसी जातीय व्यक्ति के आधार पर ये मौतें हुई होती तो पूरे भारत में राजनीतिक प्रोपेगेंडा और मीडिया नंगा नाच करता होता। हमने ऐसा क्यों किया? कहा क्योंकि ये बच्चे जो गए ये गरीब परिवारों के हैं, पर इनका राजनीतिक दांवपेचों में कोई नाम नहीं है। अगर किसी विवादास्पद व्यक्ति में कोई उनके समाज और जाति का खत्म हो जाता तो राजनीतिक नेता रास्ते में राजनीतिक तांडव करते, पर ये बच्चों की संवेदना और दर्द से किसी को कोई लेना पाना नहीं है। अगर बच्चों की मौत की कीमत 4 लाख ही है तो ये भारत के लिए दुखद है और मध्य के प्रदेश के लिए तो बेहद दुखद है। अगर किसी बच्चों के और परिवारों की मौत की कीमत राज्य सरकारें लगा रही हैं तो इससे ज़्यादा शर्मनाक शायद कुछ हो भी नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं घटना की और घटनाक्रम के घटना चक्रों की। छिंदवाड़ा के डॉक्टर ने दवाई लिखी और दवाई पीने से बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद खुलासा होना शुरू किया। खबर तो यहां तक है कि डॉक्टर के परिजन ही का ही मेडिकल स्टोर था, पर सवाल इस बात का भी है कि इसमें दोषी कौन है। इसके पहले हम एक बात बताना चाहते हैं, ये भारत सरकार है और अक्सर कंपनियों को बचाने के पूरे दाव पेंच लगाए जाते हैं, क्योंकि चंदा और घूस ये कंपनियां ही देती हैं। सरकार के टैक्स आम जनता जो देती है वो तो उनका टैक्स है, वो रिकॉर्ड में रहता है, वो आम जनता का है, पर जो ब्लैक रूप में चंदा देती हैं वो चंदा राजनीतिक तबकों में जाता है और उसका काफी बंदरवाट होता ही है। जिस डॉक्टर ने पर्चे पे दवाई लिखी उस डॉक्टर को तुरंत जेल भेज दिया गया, पर जिस कंपनी ने इस दवा का निर्माण किया वो कंपनी फरार हो गई और उस पे 20,000 का इनाम रखा गया। अब आप समझ रहे हैं, 2-4 दिन पुलिस दौड़ेगी, हाय तौबा करेगी, पर वो कंपनी वाला नहीं मिलेगा, पर वो डॉक्टर जो वास्तव में दोषी ही नहीं है। अब एक बात बताएं, डॉक्टर पर्चे में दवाई लिखता है या पर्चे की दवाइयों की पहले लैब में जांच करता है फिर देता है? इसमें असली दोषी तो वो हैं जिन्होंने कंपनी से निकलने वाली दवाइयों की जांच नहीं की, जिन्होंने उसे सर्टिफाई करके मार्केट में आने की अनुमति दी। वो सरकारी अमला है जो पूरी जांच नहीं की। इसमें डॉक्टर कतई दोषी नहीं हो सकता। क्या आने वाले समय में डॉक्टर ये लिखेगा दुकानदारों को कि इसकी बुखार चढ़ी, इसको बुखार की दवाई दो? बुखार की दवाई का नाम नहीं लिखेगा तो फिर दवाई कैसे देंगे? ये कितनी शर्मनाक बात है और कानून के किस एंगल से देखा गया?
इससे ये साफ साबित होता है कि अपने राजनीतिक आकाओं और फैक्ट्री मालिकों को बचाने के लिए एक जाल बुना गया है जिसमें डॉक्टर की बलि दे दी गई है। ये सिंपल सी बात है और सबके समझ आने वाली बात है, ये हमारे समझाने भर से नहीं होगा। अब एक असली मुद्दे पे आते हैं। असली मुद्दा यह है कि जो कंपनियां दवाई बनाती हैं उन दवाइयों की जांच कौन करता है और कितने प्रतिशत जांच होती है। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि 15% दवाइयां ही सरकार के विभागीय लोग जांच करते हैं और 85% दवाइयां मार्केट में ऐसे ही धमक में घूम रही हैं। तो अब डॉक्टरों को दोषी बना के ये साबित करना चाहती है कि डॉक्टर दवाई लिखने के पहले उन 85% दवाइयों की जांच करे और हर डॉक्टर अपने घर में एक बहुत बड़ा लैब 15-15, 25-25 कर्मचारी रखे कि पर्चे में दवाई लिखने के पहले उस दवाई का पूरा जांच करे, क्योंकि सरकार और सरकार का अमला तो जीरो है, ना तो काम करता है तो सिर्फ केवल आम जनता का पोषण या शोषण, और शोषण से स्वयं का पोषण। और ऐसी दवाइयों कंपनियों से भी अगर घूस और चंदा खाता है तो ऐसी सरकारों को क्या सजा दी जाए ये सरकारें और आम जनता स्वयं समझेगी। ये बेहद शर्मनाक बात है कि 100% दवाइयों में 15% दवाइयां ही सरकार जांच कर पा रही है, सर्टिफाई कर पा रही है। तो ये सरकार क्या है और सरकार किस विकास की दावे करती है? दुनिया में 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो जब ना तो ये शिक्षा संभाल पा रही है, ना स्वास्थ्य संभाल पा रही है, ना किसान संभाल पा रही है, तो विकास किस बात का? बच्चों की मौत का या अमृतकाल का? अब एक बात और बता दूं मैं आपकी कि जो कंपनियों को सरकार ढूंढ रही है, तो भोपाल गैस कांड भी हुआ था और आज तक उस कंपनी नहीं पकड़ी गई। तो ये दवाई कंपनी का भी पकड़ा जाना उसी तरह है। और हम दूसरी एक बात और कहते हैं, ये हमारी देश की जनता से, राजनीतिक तबकों से, सभी से एक सवाल है। अगर किसी राजनीतिक का खासम खास या उसका स्वजातीय मरा होता तो पार्टियां आंदोलन करके पूरे देश को सर में उठा लेती। ये मृत्यु शब्द तो बहुत बड़ा है, अगर एक शब्द भी किसी ने कह दिया होता, थोड़ा सा तिरछा भी बोल दिया होता, तो ये राजनैतिक लोग गलियों पे आकर धरना प्रदर्शन और देश और प्रदेश बंद करने की बात करते। पर उन निरीह बालकों और निरीह बच्चों की मौत पर ना तो कोई सामाजिक संगठन, ना तो कोई राजनीतिक दल, ऐसा है कि सबके सब मूक और बधिर हो गए हैं। आखिर दोष किसका है? इस पर जरूर सवाल खड़ा है कि सच में दोषी कौन है? तो मेरी नज़रों में तो दोषी सरकार और सरकार की व्यवस्था है। दोस्तों नमस्कार।